बहते हुए दरिया जैसी एनर्जी थी उसमें। यही अदा उसकी सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो डैडी की कातिल नहीं हो सकती। अरे वो तो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 2 घंटे के बाद मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। विश्वास करो मेरा, तुम्हें बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। आज का ये मिलन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मेरे लिए इस मकान को छोड़ना वैसा ही है जैसे आत्मा के लिए शरीर छोड़ना। मेरी जिंदगी के 10 सालों का एक एक पल इस मकान के कोनों में बसा हुआ है ऋषभ। कुछ भी हो स्वेतलाना, वसीयत के असली या नकली होने का हम पता लगा ही लेंगे। क्या बात है भाई, ये सजना सवरना किसके लिए हो रहा है? नए कपड़े, नए जूते, नए हेयर स्टाइल। ऋषभ के साथ डेट पर जा रही हो क्या? हाँ, डेट पर जा रही हूँ, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देसाई के केस में दिल्ली जा रही हूँ। उससे पहले ऑफिस आवर्स के बाद मैं ऋषभ से मिल रही हूँ। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अच्छा, वही वसीयत के लिए। किस्मत ने भी क्या साथ दिया है, वसीयत तो मिल गई। लेकिन ऋषभ की माँ भी कमाल है, वसीयत भी कोई भूल जाने वाली चीज थी जो वो भूल गई। सच पूछो तो शतरंज के खेल की तरह लग रहा है सब। एक तरफ स्वेतलाना और दूसरी तरफ ऋषभ और रंजना देवी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ऋषभ के डैडी जिंदा थे तो कैसे बैलेंस करते थे ये सब। मगर अगर ये वसीयत असली है तो तुम्हारा केस तो और आसान हो जाएगा। सो तो है, मगर मैं दुआ करती हूँ कि ये वसीयत नकली हो ताकि मैं इस केस को सालों तक चला सकूं। ये तो ऋषभ के साथ बहुत बुरा होगा। वकीलों की फीस दे देते बूढ़ा हो जाएगा। अरे कानून के बाजार में सब कुछ चलता है, और वैसे भी अदालतें कौन सा जल्दी फैसला सुनाने वाली है। अगर हमारा केस जल्दी तैयार हो भी गया तब भी कई साल लग जाएंगे। कभी हम अपील करेंगे, कभी वो। सच पूछो तो इस केस के पीछे जितना ज्यादा वक्त लगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है। इस केस के बिना तो ऋषभ मुझे 2 मिनट का वक्त भी नहीं देगा। और ठीक भी है, क्यों देगा? मेधा, आईना देखने के बाद भी तुम ये कह रहे हो? क्या नहीं है तुम्हारे पास? खूबसूरत हो, जवान हो, कोई भी तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा। तुम मेरी बहन हो ना, इसलिए ऐसा सोचती हो। ऋषभ की नजरों से देखो तो क्या है मुझ में? सॉलिसिटर्स की एक बड़ी फर्म में काम करने वाली एक मामूली सी वकील जो शेष कर बैठी है। आसानी से ठुकराया जाए ऐसी सूरत नहीं है तुम्हारी। सीरत से ऋषभ का सब कुछ जीत सकती हो तुम। मुझे यकीन है लेन से मारोगी तुम बबली को। बबली से मुकाबला नहीं है मेरा। तो फिर किससे है? स्वेतलाना से। अच्छी है, खूबसूरत है। क्या उम्र है इसकी? 19? 1 आध महीना कम ही होगी, ज्यादा नहीं। वैसे ऋषभ भी तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़े अच्छे खानदान की लड़की है। बहुत ज्यादा धनवान परिवार तो नहीं है, लेकिन पुश्तैनी नाम बहुत है। माँ नेपाल के राणा परिवार की 4थी पीढ़ी से है और बाप पेशवा खानदान की 8वीं पीढ़ी से। पढ़ी लिखी तो है ना? मेरा ऋषभ कैम्ब्रिज में पढ़ा है। हाँ हाँ, मसूरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है और स्विट्जरलैंड भी तो जाके आई है। पढ़ने के लिए? हाँ, वो भी तो एक तरह की पढ़ाई ही है। वो फिनिशिंग स्कूल में खाना पकाना, ड्रेस डिजाइनिंग, वेस्टर्न डांस और अपनी सोसाइटी में कैसे उठना बैठना, वो सब सीख कर आई है। सच कहती हूँ, आज के युग की बड़ी अच्छी लड़की है। मेरा बेटा बहुत ऊंचे माहौल में पला है, उसका टेस्ट भी बहुत हाई है। आसानी से उसे कुछ पसंद ही नहीं आता। वैसे लड़की का नाक कुछ फ्लैट नहीं है और रंग भी इतना गोरा नहीं है। रंजना जी, आजकल के जमाने में अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं जो इंसान चुनने लगे। और फिर ये लड़की तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह है। जिस तरह की गुड़िया बनाना चाहोगी बन जाएगी, और इससे अच्छा खानदान तुम्हें मिलेगा नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये लड़की ऋषभ के लायक है। तुम तो जानती हो मेरा ऋषभ एक नामचीन परिवार की इकलौती औलाद है। उसके भाई बहन भी नहीं है।
इतने बड़े बिजनेस का अकेला मालिक है। अगर वो चुनना चाहे तो बाहर भीड़ लग जाए। ठीक है, तो फिर मैं ये रिश्ता कहीं और ले जाती हूँ। वैसे लड़की वाले थोड़े जल्दी में तो थे, लेकिन सिलेक्शन के लिए लाइन में नहीं खड़ा करेंगे वो लड़की को। लेकिन इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? ये सब रिश्ते एक पल में तय तो नहीं हो सकते ना। हजारों बातें देखनी परखनी पड़ती हैं। तुम ऐसा करो, ये तस्वीर यहाँ छोड़ जाओ। किसी दिन मूड देखकर ऋषभ से बात कर लूंगी। ठीक है, हो सकता है ऋषभ के दिमाग में कोई और बात हो। मेरा मतलब वो किसी और को चाहता हो। अपने बेटे की चाहत का दायरा जानती हूँ मैं। कुछ अलग सी नजर नहीं आ रही आज? भाई अब तुम कह रही हो तो जरूर कुछ अलग होगा। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ पर? बात क्या है? ये भी बताना पड़ेगा। भाई देखो, जब कोई लॉयर अपने क्लाइंट को फोन करके बोलती है कि मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, तो उसका ये सोचना जायज है कि बात कोई इंपॉर्टेंट ही होगी। गलत। ये सच है कि मैं वकील हूँ और तुम मेरे क्लाइंट हो, लेकिन जिस मेधा ने तुम्हें फोन किया है वो वकील नहीं है, एक औरत है और उसे तुमसे बात करनी है। ओ, तो ये बात है। अब कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। अब मैं इत्मीनान से मेरा जूस पी सकूंगा भाई। मुझे तो शक है, हाँ मुझे तो शक है कि तुम कोई भी काम इत्मीनान से कर सकते हो। मेरा मतलब बिजनेस या काम के अलावा भी तुम कोई जिंदगी जीते हो। लो कर लो बात। तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, अब मैं क्या कहूँ? मैं ये जानना चाहती थी कि इस सख्त चेहरे, कर्कश आवाज और मैटर ऑफ फैक्ट वाले रवैये के पीछे जो इंसान है वो वही है जो नजर आ रहा है या कोई और है? मेधा, तुम्हारे सुंदर चेहरे में जो दिमाग है ना, वो भटक रहा है। तुम अपनी सोच में खुद उलझ रही हो। भाई मैं तो एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ। हाँ, थोड़ा रिजर्व किस्म का हूँ। लोगों के साथ खुलने में थोड़ा वक्त लगता है मुझे, बस और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोस्त कितने हैं? दोस्त? एक भी नहीं। मैं इस रिश्ते में विश्वास ही नहीं रखता। भाई आज के जमाने में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। और हाँ, ये जो दोस्ती का रिश्ता है ना, ये फिल्मों में अच्छा लगता है, जिंदगी में नहीं। ऋषभ, तुम उस सीप की तरह हो जो ऊपर से जितनी सख्त है उतनी उसके अंदर नाजुक जिंदगी होती है। कभी कभी दिल करता है तुम्हें भी सीप की तरह तोड़ के देख लिया जाए कि अंदर क्या है। मेधा, इतनी मेहनत मत करो। भाई मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे जैसे औरों में नहीं होता। इसलिए जो कुछ है उस पर विश्वास करो, और जो नहीं है उसे ढूंढने की कोशिश मत करो, समझी? ऋषभ, तुम्हारी उम्र और हैसियत के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस, इंटेंस और अकेले इंसान। देखो मेधा, अब ये मत कहना कि लॉ की डिग्री के साथ साथ तुमने साइकोलॉजी की भी डिग्री हासिल की है। बात मजाक में उड़ जाए ऐसा मेरा इरादा नहीं था। मैं तो ये कोशिश कर रही थी कि काम के अलावा भी हम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, ताकि ये रिश्ता आगे चलकर हमारे काम में मदद करे। अगर स्वेतलाना को बर्बाद करना है तो। हे, होल्ड ऑन, एक मिनट। तुमसे ऐसा किसने कहा कि मैं स्वेतलाना को बर्बाद करना चाहता हूँ? ऋषभ, तुम्ही ने तो कहा था कि स्वेतलाना नहीं को... नहीं नहीं नहीं, शायद मेरे समझाने में कोई गलती हो गई हो। तो अब समझ लो, मैं स्वेतलाना को बर्बाद नहीं करना चाहता, सिर्फ अपना जायज हक वापस लेना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर उसके लिए कहीं थोड़ी सी हमदर्दी भी है। गलत। मेरे अंदर उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। बबली के लिए भी नहीं? बबली? भाई इस बात में बबली कहां से बीच में आ गई? देखो, अव्वल तो मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। खैर, जब तुमने पूछ ही लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, बबली के लिए भी नहीं। अरे बबली को तो मैं बचपन से जानता हूँ। शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। उसके साथ रहने में मजा आता है मुझे। वो मुझे हंसाती है, वो गुस्सा भी दिलाती है। बहुत गुस्सा करता हूँ उससे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गई आप? मैंने शायद ऐसा कुछ कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो यही समझती थी कि तुम स्वेतलाना से बहुत नफरत करते हो और उसे बर्बाद करना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इसलिए मैंने उस पर जासूसी करना भी शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा, मेरा एक बात बताओ, तुम्हें इस केस से इतनी दिलचस्पी क्यों है?
अब मेरा मतलब है तुम्हारे तो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, बहुत सारे केस होंगे, तो क्या सब केसेस में तुम इतनी दिलचस्पी लेती हो? ये बात तो सही है कि मेरे पास बहुत केसेस हैं और बहुत क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन ये केस कुछ खास है और मैं इसमें 100% इन्वॉल्व हूँ और इसे जीतना चाहती हूँ। मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब? हाँ, जवाब तो मिल गया, लेकिन मेधा पूरी तरह समझ में नहीं आया। ज्यादा कुछ समझने लायक है ही नहीं। देखो, तुम बहुत ही बिजी इंसान हो, 50 तरह के कामों में बटे हुए हो और मैं एक वकील हूँ, हायर्ड बाय योर फर्म। ठीक है, तो तुम्हारी जीत की उम्मीद में ये पी लिया जाए। चलो, व्हाई नॉट? कोई खास बात बेटे? नहीं माँ, मोस्टली बिल्स ही हैं, लेकिन चूंकि आजकल थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया, मैंने कुछ बिल्स भी चुका दिए। कोई इनविटेशन नहीं डाक में? मुझे याद है जब केशव जिंदा था तो हफ्ते में 8-10 इनविटेशन आया करते थे और तुम लोग उसे फाड़ दिया करते थे। वो सब कुछ तब होता था माँ, जब केशव जिंदा था। वो सारे दावतनामे उसकी पोजीशन के लिए आते थे, उसके स्टेटस की वजह से, और मेरा नाम उनमें इसलिए होता था कि मैं केशव मल्होत्रा नाम के इस इंपॉर्टेंट आदमी से जुड़ी हुई थी। लेकिन तुम्हारी पोजीशन तो अब भी है। इंसान मर जाता है, रिश्ता तो नहीं मरता बेटे। माँ, हकीकत से नजरें चुराकर कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी की बदनुमा हकीकत यह है कि मैं एक मरहूम पैसे वाले की रखेल हूं, बस, और कुछ नहीं। क्या है मेरी पोजीशन समाज में आज? हाँ, क्या है? कुछ नहीं। अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे मेहनत करके अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। स्वेतलाना बनर्जी को कोई नहीं जानता माँ, लेकिन अगर मैं स्वेतलाना मल्होत्रा हो सकती तो मुझे सब जानते। ये मेरी बदकिस्मती है माँ कि मुझे उसकी पत्नी, उसके बच्चों की माँ बनने का मौका तो मिला, मगर इस रिश्ते के कागजों पर समाज की मोहर नहीं लग सकी। स्वेतलाना, तुम्हारी पोजीशन अब भी है। तुम जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड औरत को कौन नहीं इनवाइट करना चाहता? और फिर तुम्हारे दोस्त कहने वाले कितने लोग हैं इस समाज में? कौन दोस्त? किसके दोस्त? केशव की अर्थी उठते ही सब खत्म हो गया माँ। ये दिखावे की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इस समाज में से दोस्ती का एक भी हाथ हमारी तरफ नहीं बढ़ेगा, और इस हकीकत को सदा के लिए पल्ले बांध लो माँ। बाकी रहे दोस्ती का नाटक करने वाले लोग, उन सब से तो सूरज अच्छा है। कम से कम मुझे ये मालूम है कि मैं किसके साथ डील कर रही हूं। माँ, माँ जल्दी देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे, ये किसने भेजा है ये चेक? 5 लाख का? जरा देखो तो किसका सिग्नेचर है ये? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये शायद बैंकर का सिग्नेचर है, लेकिन बैंकर मुझे 5 लाख क्यों भेजेगा? नहीं, इसका मतलब है ये किसी के कहने पर हुआ है, लेकिन कौन? ये कहीं आर्यमन तो नहीं? आर्यमन? आर्यमन कैसे हो सकता है माँ? पिछले 10 सालों से हम दोनों में कोई लिंक ही नहीं रही, और फिर उसे कैसे मालूम हो सकता है कि मुझे इस वक्त रुपए की सख्त जरूरत है? नहीं, आर्यमन नहीं हो सकता है। कोई ऐसा इंसान होगा जो हमारे हालात से बखूबी वाकिफ है। हाँ, वो कोई भी हो, लेकिन भगवान उसकी उम्र लंबी करे, जो उसने हम दोनों औरतों को और बच्चों को नई जिंदगी दी। हाँ, एक बात और, मर्द मेहमान नहीं, ट्रांजिस्टर स्टोव, बिजली का चूल्हा भी नहीं, और सिगरेट शराब भी नहीं, कोई और आदमी नहीं, शोरगुल नहीं, और रात को कपड़े धोना और टेलीफोन नहीं। बाथरूम जब चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ या उस पर भी कुछ वक्त की पाबंदी है? बहस बिल्कुल नहीं। जब हमने तुमको यहाँ के सारे कायदे कानून बता दिए हैं और तुमने मान भी लिया है, तो ये लो चाबी और ताला। और अगर खो गई तो नई चाबी तुम्हें बनवानी पड़ेगी। आप ये
बेडिंग वेडिंग नहीं देंगी? यहाँ तो चद्दर गिलाफ कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी हमारे एग्रीमेंट में नहीं है, ये सब तुम्हें खुद अपना लाना पड़ेगा। मैडम मैंने आपको 3 महीने का डिपॉजिट दिया है। मुझे इससे अच्छी जगह मिल गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जाना चाहोगी तो कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, मगर डिपॉजिट में से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। आप सुबह ब्रेकफास्ट देने वाली थी, क्या देंगी आप उसमें? 1 कप चाय, बिस्किट और टोस्ट, दोनों में से एक। जो तुम्हें चाहिए पहले फैसला करके बोल देना, ऐन वक्त पर कोई तब्दीली नहीं होगी। मेरे आने जाने का समय कुछ फिक्स नहीं है। मैं कई बारी रात को बहुत देर से आती हूँ, इसलिए सुबह देर से उठती हूँ कई बारी। तो फिर तुम्हें चाय नहीं मिल सकती, क्योंकि चाय सिर्फ 6:30 बजे तक बनती है। इसके बाद पीनी है तो बाहर जाकर पियो। यहाँ सफाई करने कौन आता है? कोई नौकरानी है? हाँ, एक लड़की है, 8:30 बजे आती है, मगर उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, वरना खुद कर लेना। मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, कम से कम सफाई का खर्चा तो आप उठा सकती हैं। तुम्हारे कमरे की सफाई की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और ये 8,000 रुपया देकर तुमने कोई मेरे ऊपर आसान नहीं किया है। अगर तुम्हें कमरा पसंद नहीं है तो तुम अभी भी छोड़ सकती हो। वैसे ये पेइंग गेस्ट का धंधा बहुत अच्छा है मुंबई में। लोगों की जरूरत को एक्सप्लॉइट करने की काफी गुंजाइश होती होगी इसमें। मुझे याद है कई साल पहले मैं बम्बई आई थी तो इससे बेहतर कमरे का और साथ में लंच और ब्रेकफास्ट का मैं सिर्फ 3,000 रुपए देती थी। अच्छा धंधा है नहीं? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम हमारे पास आई थी, मैं तुम्हारे पास नहीं गई थी कि आकर हमारे कमरे में रहो। तुम्हें एक दलाल लेकर आया था। ये कमरा तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है। और मुझे ये भी मत बताओ कि 1 साल पहले इसका क्या भाव था। जो आज भाव है मैं वही ले रही हूँ। और अगर तुम कहीं की महारानी हो तो अपने लिए कोई महल बनवा लो। मुझे आराम करना है, आप सुबह तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात और शिकायत मुझे पसंद नहीं है। अभी अभी टीवी पर मेरा फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है। मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ, आवाज जरा तेज होगी। अगर नींद ना आए तो कानों में रुई लगा लेना, और अगर सर में दर्द हो तो मुझसे 1 गोली मंगा लेना, 1 रुपए की 1 क्रोसिन की टिकिया। समझी? अब मैं जाती हूँ। आओ ऋषभ, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और वे सूट बहुत अच्छा लग रहा है। सच पूछो तो बिल्कुल अपने डैडी के जैसे लग रहे हो। मगर क्या बात है, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। अरे भाई, मैं कल ही निशी से कह रहा था कि ऋषभ को अब शादी कर लेनी चाहिए। उसकी देखभाल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की की जरूरत है। नहीं अंकल, मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं अपनी देखभाल खुद बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ, और इसी वजह से इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या बात है ऋषभ, कोई सलाह मशवरा चाहिए क्या? भाई डोंट हेजिटेट, तुम्हारे डैडी के बाद एक मैं ही तो हूं जो तुम्हें गाइड कर सकता है। मुझे सिर्फ एक ही बात पूछनी है अंकल। पूछो। आपने बोर्ड की जो इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई थी, उसकी खबर मुझे क्यों नहीं दी गई? देखो ऋषभ, एक तो इन मीटिंग्स का तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है, दूसरे तुम्हारे हाथ में बहुत सारे काम हैं। मैं तुम पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहता था। वैसे भी इन मीटिंग्स के मिनट्स हमारे पास आने ही वाले थे। ये समाचार भी था कि तुम शहर से बाहर जाने वाले हो। कमाल है चाचा जी, मेरे बारे में जो खबर मुझे ही नहीं मालूम वो आपको कैसे मालूम हो जाती? चाचा जी, प्लान तो दूर की बात है, मैं तो शहर से बाहर जाने के बारे में सोच तक नहीं रहा था। और अगर आपको इमरजेंसी मीटिंग बुलवानी थी तो अपने सेक्रेटरी से कहलवा दिया होता, वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता था। चाचा जी, ऐसे हालात में अगर मैं ये समझूं कि आपने जानबूझकर मुझे इस मीटिंग से दूर रखना चाहा, तो क्या यह गलत होगा? ऋषभ, तुम वक्त और हालात की नजाकत को नहीं समझ रहे हो। बिजनेस बहुत ज्यादा टेंस है। वैसे भी इन मीटिंग्स में बोलना एक शतरंज की चाल जैसा हो गया है। सफेद झूठ और बेईमानी जैसी चालें चलनी पड़ती हैं। हमारे बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे और इस शातिर माहौल से तुम्हें दूर रख सकूं, यही मेरी इच्छा थी। चाचा जी, आपकी इन भावनाओं की कदर करता हूं मैं। मगर पता नहीं क्यों आपकी ये सारी बातें झूठ लगती हैं मुझे। ऋषभ, तुम अभी जवान हो, तुम्हें अभी जोश है। क्या पड़ा इन बातों में? तुम नए प्लान्स बनाओ, नए प्रोजेक्ट्स बनाओ। इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा। फालतू?
चाचा जी आप बोर्ड मीटिंग्स को फालतू कह रहे हैं? ये तो बोर्ड मेंबर्स की तौहीन हुई है ना? मेरी ये राय सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही तो है। थोड़ी मैं बाहर किसी से ऐसा कहूंगा और ना ही तुम किसी से ऐसा कहोगे। क्यों? देखिए चाचा जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आइंदा से कोई भी बोर्ड मीटिंग्स बुलाने के पहले मुझे आप जरूर खबर कर दीजिएगा। मैं मौजूद रहना चाहूंगा। अगर डैडी जिंदा होते तो वो यही चाहते और यही करते। और मैं समझता हूं कि डैडी की इन भावनाओं का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती, जब तक डैडी की खाली जगह के लिए किसी को चुन नहीं लिया जाता, तब तक।